जोरदार तालियों से स्वागत करें डॉक्टर साहब का और पूर्व जिला अध्यक्ष रसूल कंसल जी भी अभिनंदन करें, स्वागत करें। मुख्य रूप से मुख्य अतिथि के रूप में प्रवेश वर्मा जी भी यहाँ भारत की संसद में मेरे सहयोगी सांसद भाई प्रवेश वर्मा जी, यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे इस क्षेत्र के नेतागण राजकुमार भाटिया जी और इनके समस्त साथी, यहाँ उपस्थित सभी क्षेत्रीय जनता के प्रतिनिधि, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों और 3 तारीख को जिनके संदर्भ में घोषणा होगी और वो इस क्षेत्र की निगम पार्षदा बनेंगी, ऐसी सुरभि जाजू जी, मैं तो अपनी व्यस्तता के कारण अभी भी गृह मंत्री जी और सभी वरिष्ठ लोगों के साथ हम लोग मीटिंग करके मैं आ रहा हूं और अभी आने वाली 1 तारीख से किस प्रकार से देश के अंदर अब टीकाकरण का तीसरा चरण जो प्रारंभ करना है, जिसमें 45-50 साल से ऊपर के, पहले 60 साल से ऊपर के और 45 साल से ऊपर के लोगों को टीका मिलना, उसकी विस्तृत योजना, क्योंकि वो भी बहुत बड़ी बृहद योजना है। सारे देश में लोगों को टीका लगना है और टीका लगाना जो है वो कोई टॉफ़ी बांटने की तरह नहीं है। उसके लिए बहुत सारी सावधानियां रखने की ज़रूरत पड़ती है। उसकी बहुत डिटेल्ड हर चीज़ की रिकॉर्डिंग होती है, इसलिए उसमें बहुत गहराई से सरकार को काम करना पड़ता है। मैं तो आज के इस कार्यक्रम में मुझे पता लगा कि यहाँ ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो सीधा बैठक से ही आ रहा हूँ सुरभि जाजू जी को अपनी शुभकामनाएं देने के लिए। प्रवेश वर्मा जी ने बहुत सी बातें यहाँ पर रखी हैं, दूसरी पार्टी के लोगों का और विशेषकर जो दिल्ली सरकार में है उनके आचरण के बारे में, और हम सब लोग ये भी जानते हैं कि उन्होंने अपने आचरण में दिल्ली नगर निगम के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया है। ये जो यहाँ पर खासकर कॉरपोरेटर्स हैं, सुजीत ठाकुर जी हैं, अभी तक अंजू जैन भी थी और भी दूसरे जो है, ये सब लोग ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं कभी भूलता नहीं कि दिल्ली की सड़कों पर कई बार हमने ऐसे नज़ारे देखे कि
सफाई कर्मचारियों की हड़ताल इसलिए होती थी कि उनको तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं होते थे, और तनख्वाह देने के लिए पैसे इसलिए नहीं होते थे क्योंकि दिल्ली नगर निगम को दिल्ली की सरकार उनकी कर्मचारियों का वेतन देने के लिए पैसा नहीं देती थी। और दिल्ली सरकार को जबकि सारा पैसा भारत सरकार से मिलता था, और ऐसा पिछले समय में हमने बहुत सारे नज़ारे यहाँ पर देखे। आज भी बहुत सारे टीचर्स को पिछले समय में हिंदू राव अस्पताल के अंदर डॉक्टरों को, मंजू शर्मा जी भी बैठी हैं यहाँ पर मैंने देखा, और मीनाक्षी जी भी बैठी हैं, ये मास्क के कारण जो है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मास्क लगा रखा है इन्होंने और अपने प्राणों की ठीक से रक्षा कर रही हैं। तो डॉक्टरों को हमने देखा कि कई कई महीने तनख्वाह नहीं मिली, और ऐसे काल में तनख्वाह नहीं मिली जब डॉक्टर लोग अपने प्राणों को भी खतरे में डालकर हम सबके प्राणों की रक्षा कर रहे थे। और दिल्ली की सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनके कानों पर जरा भी जू नहीं रेंगती थी। लोग चिल्ला रहे थे, भूख हड़ताल पर बैठे थे। ऐसे बहुत सारे नज़ारे हमने पिछले समय के अंदर देखे हैं। सरकार का दिल्ली की जनता के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार, और ऐसे में आपने सबने ये भी देखा होगा कि किस प्रकार से दिल्ली में नगर निगम में और केंद्र में सरकार में भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे निस्वार्थ भाव से जो भी चुनौती उनके सामने आई, जिस भी प्रकार की आई, उसका सामना किया डटकर, लोगों की सेवा के लिए कृत संकल्प रहे। प्रधानमंत्री मोदी जी तो गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए इतने समर्पित हैं कि उनकी भावना को शब्दों में व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। एक के बाद एक स्कीम वो गरीबों के उत्थान के लिए बनाते हैं, और इस एक साल में भी जब इतनी बड़ी चुनौती आई, सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था ठप हो गई, तो प्रधानमंत्री जी ने हिम्मत से गरीबों के कल्याण के लिए 27 लाख करोड़ रुपए तक की योजनाएं जो है पिछले एक साल के अंदर उनको बनाकर गरीब से गरीब लोगों के लिए सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराएं। क्या आप सोच सकते हैं कि आज प्रधानमंत्री जी की सहायता से दिल्ली के अंदर, देश के अंदर पूरे कोविड वॉरियर्स, हमारे हेल्थ वर्कर्स, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, इनको जो कोविड का टीका है ये निःशुल्क उपलब्ध कराया गया उनके पीएम केयर्स फंड से, और आने वाले समय के लिए भी 35,000 करोड़ रुपया क्यों भारत सरकार ने बजट में रखा? क्योंकि प्रधानमंत्री जी को भारत के एक एक व्यक्ति के प्राण की रक्षा करना जो है वो उनके दिल की जो है आवाज़ है, दिल से वो जुड़े हैं उस बात से। सारे साल जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गरीबों की चिंता की, सड़क पर जो तकलीफ में थे, मैं तो वीडियो देखता था अपना काम करते करते भी, किस तरह से उनके भोजन की व्यवस्थाएं की, किस प्रकार से उनके रहने ठिकाने की व्यवस्थाएं की, और जो गरीब लोग तकलीफ में रहते थे, अपने स्थान की जगह कहीं पर फंस गए थे, 65 लाख ऐसे गरीब लोगों को स्पेशल ट्रेनें चलाकर जो है उनके घरों तक भेजा। एक नहीं, पता नहीं कितने प्रकार के काम तकलीफ के अंदर उन्होंने किए, और आज इसमें कोई शक की बात नहीं कि जैसा अभी प्रवेश वर्मा जी ने कहा, रेणु जाजू जी हमारी बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता थी। मैं 1993 में जब दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री बना था
तो मुझे याद है कि 94 में जब दिल्ली में पोलियो उन्मूलन का कार्यक्रम शुरू किया था, तो बहुत सारे जो कार्यकर्ता जिनकी मुझे अभी भी शक्लें याद हैं, कोई मंडल अध्यक्ष होते थे उस समय, कोई दूसरे होते थे, कोई महिला मोर्चा, कोई दूसरे, उसमें मुझे अच्छी तरह से याद है कि रेणु जाजू ने पोलियो उन्मूलन के काम के अंदर कितनी गहराई से काम किया था। और फिर 4 बार प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए मैंने देखा कि तब तो मैं इस क्षेत्र का सांसद भी नहीं था, महिला मोर्चा के माध्यम से किस प्रकार से गरीब बस्तियों में, दूसरे इलाकों में जाकर काम करती थी। और पार्षद बनने के बाद भी जमीनी कार्यकर्ता के रूप में वो आया करती थी, मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए ये काम करा दीजिए, मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए ये काम कराइए, ये मदद करिए, ऐसे करिए, वैसे करिए, चारों तरफ भागना दौड़ना। ये हम सब की बदकिस्मती है कि वो हमारे बीच में नहीं रही, लेकिन इस बात की मैं हमेशा कहता हूं कि भाई ये खुशकिस्मती है कि इस क्षेत्र ने हमें 4 कॉरपोरेटर दिए, चारों कॉरपोरेटर दिए। अभी यहाँ पर स्वर्गीय साहेब सिंह वर्मा जी का जिक्र हो रहा था। वो जब दिल्ली में पहला विधानसभा का चुनाव हुआ था और विधानसभा में चुनकर आए थे, तो हम सब लोगों को ये ध्यान है कि बताया जाता था कि वो सबसे ज़्यादा वोटों से जीत के आए हैं। और तब मुझे पहली बार मैंने नाम सुना था शालीमार कंस्टिट्यूंसी का। मुझे नहीं उस समय पता था कि ये इस इलाके से कभी मुझे ज़िंदगी में सांसद बनने का मौका मिलेगा। और जिस तरीके से मैंने देखा कि चारों यहाँ से कॉरपोरेटर्स को भी जिताया, लगातार सांसद को भी जिताया, और छोटे मोटे नहीं बड़े मार्जिन से जिताया। 52,000 के मार्जिन से आप लोगों ने मुझे 2 साल पहले ही यहाँ पर सांसद बनाया था। मैं इस समय लंबी लंबी कोई योजनाओं की यहाँ चर्चा करने के लिए नहीं आया हूँ। आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के काल में दिल्ली नगर निगम ने कितने प्रकार के अच्छे विकास के काम किए हैं। मैंने इस सांसद के रूप में इस क्षेत्र में ही कितने सारे स्कूलों का, मैं ये इनके कहाँ गए, वो भी खड़े थे इधर, सुजीत ठाकुर जी, इनके इलाके के अंदर, उधर पश्चिम बिहार में, दूसरे इलाकों में, जगह जगह पर जो है कितने सारे स्कूलों की बिल्डिंगें, कितने सारे दूसरे जो है डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स, उनका उद्घाटन मैंने किया, उनको समर्पित किया लोगों को। और सारे दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य का, शिक्षा का, किसी भी चीज़ का आप अगर डेवलपमेंट के कामों का विश्लेषण करेंगे तो ध्यान में आएगा कि कॉरपोरेशन ने बहुत अच्छा काम किया है। और मैं उस दिन भी जब आया था मैंने कहा था अगर कॉरपोरेशन अच्छा काम ना करती होती तो लगातार, अभी तो 2007 से तो लगातार जीत रही है कॉरपोरेशन। उसके पहले 97 के अंदर भी जीती है, एक ही बार 2002 के अंदर जो है। और पिछले समय के अंदर पार्लियामेंट के अंदर भी लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की विजय हो रही है। और देश भर में विकास के नए से नए कीर्तिमान, आज की ये सभा इस बात का विस्तार से उल्लेख करने के लिए समय की परमिशन नहीं देती, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश में, देश की राजधानी में जितने प्रकार के बड़े से बड़े प्रोजेक्ट, दावे के साथ कहता हूं कि जो 70 साल में किसी ने कभी करने की बात तो दूर, शायद उनके बारे में सोचा भी नहीं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देश के अंदर उनको कंसीव किया गया, उनकी योजनाएं बनाई गई, उनको इम्प्लीमेंट किया गया, उनको बनाकर देश को समर्पित कर दिया गया। कोई दिन ऐसा आपको दिखाई देता है जिस दिन टेलीविजन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य न आता हो, जिस दिन वो दर्जनों योजनाओं को या तो
पूरा करके समर्पित ना करते हों या जिनको शुरू ना करते हों, और ऐसी ऐसी योजनाएं जिनके बारे में कभी सोच नहीं सकते, और साधारण सोच के साथ जो है भारत का जो है उन्होंने परिवर्तन किया है। इसलिए ये चुनाव इसलिए नहीं महत्वपूर्ण कि एक हमारी कार्यकर्ता को यहाँ से जीतना है, लेकिन एक विकास के लिए समर्पित पार्टी, विचार के लिए समर्पित पार्टी, गरीबों के लिए समर्पित पार्टी, देश को आगे ले जाने के लिए समर्पित पार्टी, 2022 तक नया भारत देश को सौंपने के लिए कृत संकल्प पार्टी, और जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को साकार करने के लिए काम कर रही हो, ऐसी पार्टी, और ऐसी पार्टी जिसने हर हिंदुस्तानी के मन में जो सपना हमेशा जागृत रहता था, धारा 370 कब समाप्त होगी। आप लोग अगर पार्लियामेंट के अंदर जो भाषण होते हैं उनको फॉलो करते हो तो आप सोच नहीं सकते जितना काम जम्मू कश्मीर में 70 साल में नहीं हुआ होगा, उससे 70 गुना काम जो है वो इस 1 साल के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है। क्या आप में से किसी ने कभी सोचा था कि आपकी आंखों के सामने राम मंदिर का निर्माण का काम शुरू हो जाएगा? हम सपना जरूर संजोए थे, लेकिन लगता था ये कभी सॉल्व नहीं होगा झगड़ा, कभी कोर्ट में फैसला नहीं होगा। जिस कोर्ट में लड़ाई 70 साल से चल रही है और जो लड़ाई 500 साल से चल रही है वो कब समाप्त होगी। लेकिन हमें सबको जो है वो सपना भी साकार करने का मौका हमें मिल गया है। मुझे अभी इशारा हो रहा है चारों तरफ से कि आगे वाले कार्यक्रम में जाना है, इसलिए मैं जो मूल मुद्दे हैं डेवलपमेंट के उनकी विस्तार से चर्चा नहीं कर रहा, ये सब आप लोग जानते हो। लेकिन दिल्ली सरकार कितनी लापरवाह है, और कोविड के मामले में तो खासकर आपने देखा होगा कि 2 बार केंद्र सरकार को, गृह मंत्री जी को और हमें डायरेक्ट जो है दिल्ली के अंदर कोविड के खिलाफ जंग में दिल्ली के लोगों को बचाने के लिए कूदना पड़ा। आपको सबको देखने को मिला ना, और किस प्रकार से कोविड को ऐसे आगे से पकड़कर भारत सरकार ने दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों को बचाने का प्रयास किया, और उसका परिणाम भी आपने देखा है। हर तरह की जितने प्रकार की मदद हो सकती है वो दिल्ली सरकार को दी है, हर तरह की उनके लिए योजनाएं बनाई है, हर तरह की योजनाओं को इम्प्लीमेंट कराया है, हर तरह की योजनाओं की खुद मॉनिटरिंग की है। और आज भी दिल्ली के अंदर सारे लोगों को टीका लगाने के लिए वैक्सीन कहां से उपलब्ध हुई है, वो भारत सरकार जो है सारे देश की सरकारों को दे रहा है। दिल्ली सरकार को भी वैक्सीन हमने दी। इसलिए आप सबसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि खाली इनको वोट नहीं देना है। अभी 4-5 दिन है, अपने अपने क्षेत्र में एक एक घर के अंदर जाइए, जनता के भी जितने लोग यहाँ आसपास हैं, आप सबसे भी मेरा ये अनुरोध है कि भारत के विकास के लिए, दिल्ली के विकास के लिए, नगर निगम के माध्यम से अपने इस क्षेत्र के विकास के लिए, और सबसे बड़ी बात एक योग्य समर्पित कार्यकर्ता को श्रद्धांजलि देने के लिए तेनू जाजू को, आप उनकी जो डॉटर इन लॉ है, उनकी बहू है, जिनको कि पार्टी ने, और वो खाली इसलिए नहीं उतारा कि उनकी बहू है, वो भी पार्टी की कार्यकर्ता हैं, काम करती हैं पार्टी के लिए काम करते हुए जो है वो समाज के अंदर लोगों की मदद करती है, इसलिए पार्टी ने उनको टिकट दिया। और भी हमारे पास योग्य लोग थे, लेकिन टिकट तो एक ही को मिल सकता था। इसलिए सब लोग मिलकर ये सुनिश्चित करें कि 28 तारीख के चुनाव में घर घर जाकर वोट निकालना है,
और वोट निकाल के वोट को डलवाना है ताकि 3 तारीख को हमें अनुकूल नतीजा इस क्षेत्र से मिले। जैसा कि आपने पार्लियामेंट के चुनाव में, पिछले कॉरपोरेशन के चुनाव में हम लोगों को सफलता दी है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप फिर से उसी प्रकार की सफलता हम सबको देंगे। बहुत बहुत आज के इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए राजकुमार भाटिया जी का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मंच पर और मेरे सामने विराजमान सभी श्रद्धेय महानुभाव, एक एक का नाम नहीं ले रहा क्योंकि यहाँ मैं देख रहा हूँ कि मंच पर भी और मेरे सामने भी एक एक व्यक्ति जो बैठा है वो सब अपने आप में एक संस्था है। इंडिविजुअल से ज़्यादा यहाँ पर आज मुझे संस्था नज़र आ रही है। और सबसे पहले तो आपका हृदय से इसलिए आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि कोविड के काल में जब घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं होता, और ख़ासकर इस तरह की सभा में जहाँ इस बात की भी गारंटी ना हो कि 2 गज की दूरी होगी कि नहीं होगी, भीड़ भड़क्का होगा कि नहीं होगा, अपने प्राणों की ठीक प्रकार से रक्षा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसके बावजूद भी आप इतनी बड़ी संख्या में आज हमारी पार्टी इस होने वाले उपचुनाव की प्रत्याशी सुरभि जाजू के चुनाव के लिए उनको आशीर्वाद देने के लिए आप आए हैं। इसके लिए निश्चित रूप से आप, मैं कम से कम समझता हूँ कि अभिनंदन के पात्र हैं। जितने लोगों ने यहाँ आने की फिक्र की है, उनसे उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए मैं ये अपील ज़रूर करना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके आप अपने अपने मास्क लगा लीजिए। ये दूसरों की नहीं, आपकी रक्षा के लिए है। मुझे कभी कभी बड़ा देखकर हैरानी भी होती है, तकलीफ भी होती है, डर भी लगता है। ज़्यादातर कार्यक्रमों में आजकल जाता हूँ तो देखता हूँ कि या तो मास्क लोगों ने घर पे रख दिए हैं, अपने अलमारी में बंद कर दिए हैं, या जेब के अंदर रख लिए हैं तय करके, या लेकर आए हैं तो लगाया नहीं है, या लगाया है तो उसको नाक और मुंह को छोड़कर गले को ढक रखा है उससे। और ये कहानी सब जगह मुझे दिखाई देती है। बहुत ही परिश्रम और प्रयासों के बाद भारत को कोविड के खिलाफ जंग में एक असाधारण सफलता मिली है। और ये सफलता कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति की है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने सबने मिलकर काम किया है, लेकिन ये सारी सरकार के साथ साथ सारे समाज ने मिलकर जब प्रयास किया तो कोविड के अंदर हमें सफलता मिली है। लेकिन जहाँ जहाँ समाज ने फिर से लापरवाही की है, वहाँ वहाँ तकलीफ़ जो है उसके दोबारा से उभरने के संकेत मिलते जा रहे हैं। अभी मैं सीधा मीटिंग से आ रहा हूँ जिसमें स्वयं गृह मंत्री जी भी उपस्थित थे, हमारे सारे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे, और केवल इस बात पर हम लोगों ने चिंता व्यक्त की कि महाराष्ट्र और केरल में 70% से ज़्यादा देश के केसेस अभी इस समय आज हैं,
तेज़ी से फिर से बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में भी धीरे धीरे केसेस बढ़ रहे हैं। और ये केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? ये केसेस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि लोगों के मन से कोविड का डर खत्म हो गया है। लोगों को ये लगता है कि अभी तक हमको नहीं हुआ तो अब क्या कर लेगा कोविड हमारा। लेकिन मेरा ये कहना है कि इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। इस गलतफहमी में भी नहीं रहना चाहिए कि कोविड के खिलाफ जंग में भारत में दुनिया का सबसे कम फैटेलिटी रेट यानी 1.42% के करीब मौतें हुई हैं। लेकिन जो बीमार हुआ और जिसके घर में मौत हुई है उससे पूछिए कि उसके लिए ये 1.42% नहीं है, उसके लिए ये 100% है। उसके घर में उसके बच्चों के लिए, उसकी पत्नी के लिए या घर का जो भी परिवार का सदस्य गया है उसके परिवार के बाकी सदस्यों के लिए ये 2020 का वर्ष कितनी बड़ी तकलीफ़ लेकर आया है। वो ज़िंदगी भर 2020 को नहीं भूल सकते। और इसलिए ये जो इसका टेम्परेरी खौफ हमने ख़त्म किया, इसलिए कि चारों तरफ हमको ऐसे लोग दिखते हैं कि जो कोविड हुआ था ठीक हो गए, अस्पताल में गए फिर भी ठीक हो गए, क्योंकि 97-98% हमारा रिकवरी रेट है। लेकिन इस बात को भी मत भूलिए कि अगर हमारी किस्मत ख़राब है तो इतने बड़े रिकवरी रेट के बाद भी अगर गलती से कोविड हो गया तो हमारे प्राणों के लिए घातक भी हो सकता है। आप में से यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं कोई भी एक ऐसा नहीं होगा जिसको इस 1 साल में अपने निकट संबंधी को, अपने निकट पड़ोसी को, अपने निकट मित्र को, अपने किसी जानकार डॉक्टर को जो साल भर हमारी रक्षा के लिए अपने प्राणों को खतरे में डाल रहा था, उसको अपना प्राण गंवाते हुए देखने का मौका ना मिला हो। कोई ऐसा है जिसने ऐसा अपना नज़दीकी एक भी आदमी ना देखा हो इस 1 साल में? कोई है? और कोई नहीं तो पड़ोसी दिख गया होगा, रिश्तेदार दिख गया होगा। सबके साथ ये स्थिति है। और जब उन लोगों के बारे में सोचते हैं, आप आज कोई भी फेसबुक को खोल के देखिए तो सामने एक फ़ोटो दिख जाती है, अरे वो नहीं रहे। और इसलिए जो मैंने आपको कहा, आप जानते हैं कि 1 साल में कम से कम 10 बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने टेलीविज़न पर आकर संदेश दिया। और उनके संदेश में जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती थी, आपको याद होगा दिवाली से पहले भी आए थे, 10 मिनट के लिए टेलीविज़न पर संदेश देने के लिए आए थे। सारी दुनिया के अंदर ये अटकल लग रही थी कि किस बात के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी आज 10 मिनट में क्या बोलेंगे, किस लिए आ रहे हैं आज। अभी तो थोड़ा दिन पहले आए थे, लेकिन 10 मिनट तक आकर उन्होंने केवल लोगों को क्या बोला कि अभी सिर पर त्यौहार आने वाले हैं, दिवाली आने वाली है, दशहरा आने वाला है, ईद आने वाली है, क्रिसमस आने वाली है, नया साल आने वाला है। और ऐसे में ज़रा भी चूक मत कर जाइएगा, ऐसे में लापरवाही मत कर जाइएगा। बार बार ये मास्क का लगाना मत भूलिए, 2 गज की दूरी बनाना मत भूलिए, अपने हाथों को धोते रहना मत भूलिए। यही बात तो 1 साल से हम लोग आपको बार बार कह रहे हैं। और शायद इस बात का जिन्होंने पालन किया, आपने मुझे 1 साल के अंदर बिना मास्क के देखा। एक बार मैंने सिर्फ राष्ट्रपति जी के कहने पर, जिस दिन पोलियो के टीकाकरण की शुरुआत थी, उस दिन उनके कहने पर मास्क को उतारा।
वो भी इसलिए कि वहाँ पर हर व्यक्ति का जो है टेस्ट हुआ था मेरे को मिलाकर कि वो नेगेटिव है, और उन्होंने कहा कि ये बच्चे पहचानेंगे नहीं आपको मास्क में, इसलिए ये हमारा दवा दे के सारे देश में मैसेज देना जो है ये शायद उपयोगी ना हो। इसलिए ये जो गलतफहमी है कि अब तो वैक्सीन आ गई है, 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन भी लग चुकी है। अभी मार्च के महीने में हर 50-60 साल से ऊपर के व्यक्ति को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। अब तो सब कुछ हो गया, फतह हो गई, फतह के नज़दीक हम आ गए हैं। विजय पथ पर हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े देशों को हमने पछाड़ दिया है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और जहाँ सारी दुनिया अभी भी स्ट्रगल कर रही है, अभी भी जो है वो परेशान है, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, ऐसे बड़े बड़े देश, ब्राज़ील जैसे देश, वो भी तकलीफ़ में हैं। वहाँ भारत के वैज्ञानिकों ने शायद दुनिया में फास्टेस्ट स्पीड पर वैक्सीन बनाकर दे दी। 2 वैक्सीन तो बनाने के बाद देश के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को लग गई। 2 लाख से ज़्यादा स्थानों पर उसके लिए सेशंस हो गए, और अभी आने वाले समय के लिए लगभग 20 वैक्सीन के ऊपर भारत के अंदर काम चल रहा है। 20 वैक्सीन के ऊपर अलग अलग स्टेजेस में वो रिसर्च की है। आप सोच नहीं सकते कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने किस प्रकार की अभूतपूर्व प्रगति की है। आज वो भारत जिसके बारे में कभी कोई कल्पना नहीं करता था, उस भारत से ब्राज़ील, कनाडा, इंग्लैंड ऐसे बड़े बड़े देश भी वहाँ हमसे वैक्सीन मांग रहे हैं। 25 से ज़्यादा देशों को हम वैक्सीन दे चुके हैं। 45 से ज़्यादा देश अभी हमसे लाइन में लगकर ये कह रहे हैं कि हमको भी कोई वैक्सीन थोड़ी सी दे दीजिए ताकि हम भी हमारे लोगों के प्राणों की रक्षा कर सकें। ये जो 1 साल इतनी मेहनत की गई है, सारे दुनिया की अर्थव्यवस्था ठप, ऐसी अर्थव्यवस्था के ठप होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आपने तो साल भर देखा, 27 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जो है, जिसमें अनेक प्रकार की स्कीम्स हैं, वो देश के लोगों के लिए उपलब्ध कराया। इतने बड़े देश में 80 करोड़ से ज़्यादा गरीब लोगों को लगातार, जब अर्थव्यवस्था ठप, तो आप में से बहुत सारे व्यापारी भी हैं, जानते हैं कि कितनी कठिनाइयों के दौर से आप सब भी गुजरकर 1 साल को आपने काटा है। लेकिन 80 करोड़ लोगों को लगातार 6 महीने से ज़्यादा तक उनके बैंकों में पैसे पहुंचाना, उनको लगातार भोजन की सामग्री उपलब्ध कराना। जब गरीब मजदूर जगह जगह फंस गए तो आपके जैसी बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी, भारतीय जनता पार्टी ने भी उनकी सहायता की। 65 लाख लोगों को ट्रेनों के अंदर उनके गांवों तक, घरों तक पहुंचाना। इतने सारे चैलेंज थे 1 साल के अंदर। ये मास्क जो है N95 मास्क नहीं थे शुरुआती दौर में, डॉक्टरों के लिए PPE किट नहीं थे, वेंटिलेटर नहीं थे, पर्याप्त मात्रा में बेड्स नहीं थे। 20 लाख बेड्स कोविड के लिए इस पीरियड के अंदर सारे देश के अंदर क्रिएट किए गए। सारे देश के लोगों के लिए PPE किट जो बाहर से लाना पड़ता था, उसको बनाकर सारे देश को जो है मोदी जी की सरकार ने उपलब्ध कराया। N95 मास्क, वेंटिलेटर,
40,000 से ज़्यादा वेंटिलेटर सारे देश के अंदर भेजे गए और 150 से ज़्यादा दुनिया के देशों को भारत ने दवाई भेजी है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, 150 से ज़्यादा देशों को। एक नहीं, ये 1 साल की कहानी इतनी लंबी है, लेकिन और इसको प्राप्त करने के लिए कितनी बड़ी संख्या में हमारे कोविड वॉरियर्स ने तपस्या की, अपने प्राणों की आहुति दी, कितने कोविड वॉरियर्स चले गए और सरकार ने भी विषम परिस्थितियों में उनके लिए भी, उनके परिवारजनों के लिए भी, भारत सरकार की तरफ से सारे देश में किसी की भी कोविड वॉरियर की डेथ हुई 50 लाख रुपए तक का उसके लिए बीमा भारत सरकार ने किया। कानूनों में परिवर्तन किया। वो दिन याद है ना, जब कोविड किसी को होता था और अस्पताल से जो है वापस आता था कोई काम करके, तो मोहल्ले में, सोसाइटी में लोग घुसने नहीं देते थे और कई जगह पर मारना पीटना शुरू कर देते थे। कानूनों में परिवर्तन किया गया। इतनी प्रकार की चीज़ें हुई हैं और इसी 1 साल के अंदर आपने देखा इन विषम परिस्थितियों में भी चीन के लोग किस प्रकार से बॉर्डर के ऊपर दुष्प्रयास करते रहे और उसमें किस प्रकार से हमारे जवानों ने वहाँ पर बहादुरी का परिचय दिया, किस प्रकार से चीन के सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दिया और लगातार 10 दौर की बातचीत के बाद आज पिछले 20 साल में, यहाँ पर इतनी डिटेल में जाने का समय नहीं है, मौका नहीं है, 20 साल में पिछले जितनी भी सरकारें रही हैं 2000 के बाद से लेकर आज तक, चीन जितना भी आगे आया था अपने इलाके में भी, और उसने आके जगह जगह घर बनाए थे और ऐसी व्यवस्थाएं खड़ी की थी कि वहाँ से वो ज़रूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल कर सकता है। वो 20 साल पुरानी स्थिति पर उसको वापस जाने के लिए पहले जब ऐसे फैसले होते थे तो वापस तो चले जाते थे, लेकिन जो घर मकान या कुछ भी व्यवस्थाएं क्रिएट की, बनाई, उनको कभी तोड़ते नहीं थे, क्योंकि इस होप में कि भी दोबारा यहाँ पर आना है, क्योंकि उस देश के ऊपर कभी विश्वास कोई नहीं कर पाता था। आज आपको जानकर खुशी होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चीन की सेनाएं वापस भी गई और साथ में, ये तो आपने टेलीविज़न पर भी चीज़ें देखी हैं, जो कुछ बनाया था बनाते हुए वो सारा कुछ खुद उन्होंने तोड़ा। ये कोई छोटी बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र धर्म के लिए, मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए काम करती है। और जो शहादत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर में दी, और वो आपने देखा कि 1 साल पहले किस प्रकार से धारा 370 को भारत के अंदर हटाया गया। कभी हम में से कोई सोचता नहीं था कि हमारे जीते जी हमारी ज़िंदगी में धारा 370 हटेगी। और मैं आपको पूरी ईमानदारी और विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, जितना काम कश्मीर में, जम्मू में, लद्दाख में पिछले 70 साल में नहीं हुआ होगा, उससे 70 गुना काम जो है 1 साल के अंदर हमारी सरकार ने वहाँ किया। आपने गृह मंत्री जी का लोकसभा में भाषण सुना होगा, जिसने
वो जो कुछ आपने जितना सुना वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, यानी कि वो केवल संकेत मात्र है। कश्मीर में खाली मेरे अपने ही डिपार्टमेंट ने कितना काम किया या साइंस टेक्नोलॉजी ने, उस पर मैं एक लंबा भाषण दे सकता हूँ। वो देने का समय नहीं है। पूरे कश्मीर में, लद्दाख में क्या क्या हुआ उसकी तो कोई कल्पना नहीं आप किसी तरह की कर सकते। जितने प्रकार की गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं, एमएसएमई के लिए योजनाएं, किसानों के लिए योजनाएं, भले ही आज किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं राजनीतिक, लेकिन शायद इतना बड़ा रिफॉर्म भारत के अंदर जो है किसानों के लिए नहीं हुआ। ये किसान लोग भी जानते हैं, जो असली किसान है वो ये सब जानते हैं। ये आंदोलन करने वाले जो है ये कौन सी क्लास है ये हम सब समझ गए, और जिस प्रकार का आचरण उन्होंने किया है वो भी हमने सारे देश ने देख लिया है। और ये दिल्ली में जो सरकार है इसकी कौन सी डीएनए है वो तो हमको पता था, लेकिन ऐसे आंदोलन में जाकर समर्थन दे रही है ये भी हमारे को देखने का मौका मिल गया है। ये सरकार किस प्रकार से बिहेव करती है ये भी हमने देखा है, किस प्रकार से कॉरपोरेशन को तंग किया। कितने कितने दिन दिल्ली की सड़कों पर कूड़ा पड़ा रहता था इसलिए कि कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह नहीं है, और तनख्वाह देने के लिए पैसा इसलिए नहीं है क्योंकि दिल्ली सरकार जो उनका हक है वो उनको नहीं दे रही। जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे डॉक्टर हिंदूराव अस्पताल में, उनको इस कोविड काल में अपनी तनख्वाह लेने के लिए भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा, और दिल्ली सरकार ने कितने दिन तक उनका वेतन नहीं दिया। आज भी कितने सारे टीचर्स को कई कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है क्योंकि दिल्ली सरकार, जिसे कह रहे बदतमीजी की पराकाष्ठा, एक प्रकार से गुंडागर्दी की पराकाष्ठा, उस प्रकार का व्यवहार जो है दिल्ली के नागरिकों के साथ कर रही है। मैं ज़्यादा लंबी बातें नहीं करना चाहता। बहुत विषम परिस्थितियों में भी पिछले 5 साल में मोदी जी ने क्या किया वो सब बातें आपने 2019 के अंदर बहुत गहराई से अध्ययन की हैं, बहुत गहराई से समझी हैं। मुझे सौभाग्य मिला आपका 2 बार सांसद बनने का। पिछली बार 52,000 वोटों से आपने मुझे जिताया, वो मेरे लिए हमेशा के लिए एक आपका ऋण है। और जिस प्रकार से आपने पिछले चुनाव में इस क्षेत्र से चारों हमारे जो निगम पार्षद हैं उनको जिताया था, एक तो बैठी हैं और भी हैं अभी हाँ प्रचार में है, वो तो मेरे साथ थे, अभी मैं कैंपेन में ही था। 4 में से एक हमारे बीच में नहीं रही। और जो इस क्षेत्र के जो लोग हैं वो ज़रूर जानते होंगे कि वो रेणु जाजू कितनी समर्पित, कितनी सिंसियर, कितनी सीधी सादी, एकदम जज्बे के साथ, कोई दिखावटीपन नहीं, कोई बनावटीपन नहीं, कोई नाटक नहीं, कोई नौटंकी नहीं। वो दिन रात हम लोगों के पास भी ऐसे वो आती थी, मेरे क्षेत्र का ये काम कराई दीजिए, ये काम करा दीजिए, इसको फ़ोन कर दीजिए, उसको फ़ोन कर दीजिए, और दिन रात मेहनत करती थी। और मैं तो यहाँ का सांसद बना 2014 में, लेकिन मैं उनको 94 में भी देखा जब पोलियो का अभियान मैंने दिल्ली में किया, तो जो कार्यकर्ता बहुत काम करते थे पोलियो के लिए, सारे दिल्ली में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया। बहुतों की शक्लें अभी भी याद है, तो उनके अंदर मुझे रेणु जाजू की भी शक्ल याद है। 4 बार दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष रहा, तो मैंने देखा कि कितना महिला मोर्चा के अंदर और कहाँ कहाँ कितना काम किया। वो हमारी सबकी बदकिस्मती है कि वो हमारे बीच में नहीं रही, और पार्टी ने भी उनके परिवार से उनकी बहू को, खाली इसलिए नहीं कि वो उनकी बहू है, इसलिए कि वो भी पार्टी के अंदर कार्यकर्ता के रूप में काम करती है। महिला मोर्चा में दूसरे स्थानों पर उसको जिम्मेदारी दी है, उसको टिकट दिया है, उसको आपका प्रतिनिधि बनने का सौभाग्य दिया है। और यहाँ जिस प्रकार से इतने बड़े बड़े संगठन के लोग यहाँ आए हैं, महान लोग, मैं हृदय से आप सबसे
अपील करना चाहता हूँ कि शायद नरेंद्र मोदी जी का काम, उनकी गहराई, उनकी सच्चाई, उनकी ईमानदारी और भाजपा का विचार तो शायद हमको प्रेरित करता ही है भाजपा के प्रत्याशी को समर्थन करने के लिए, लेकिन शायद रेणु जाजू के प्रति भी हमारा ये एक प्रकार का एक श्रद्धांजलि का छोटा सा, जिसे कहते हैं कि आहुति हो सकती है एक वोट के रूप में, और उनको भी निश्चित रूप से सांत्वना मिलेगी, संतोष मिलेगा कि मेरे स्वर्गवास के कारण जो मेरी पार्टी की सीट चली गई, वो सीट को मेरे क्षेत्र के लोगों ने वापस भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दिया। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, मुझे 9 बजे फिर से मीटिंग थी। आप जानते हैं कि अभी वैक्सीनेशन का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। 1 करोड़ से ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन लग गया है। 2 लाख से ज़्यादा सेशंस उसके लिए ऑर्गेनाइज किए गए। लेकिन उससे भी बड़ा चैलेंज अभी हमको मार्च के महीने में फेस करना है, जब 50-60 साल की उम्र के हर व्यक्ति को वैक्सीन भारत में लगना है। उसके लिए हज़ारों स्थानों पर वैक्सीनेशन के सेंटर्स, हज़ारों अस्पतालों में व्यवस्थाएं और सारी चीज़ें कंप्यूटराइज्ड होनी है। जो कोविन ऐप, जिसके ऊपर आपके संपर्क में कोई अगर फ्रंटलाइन वर्कर और जो डॉक्टर आए होंगे तो आपको खुद पता लगा होगा कि कितने स्मूथली कैसे ये वैक्सीनेशन हो रहा है। हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड है। 3-3 बार तो टेक्स्ट मैसेज आता है कि आपको फलाने दिन, फलाने टाइम पर, फलाने स्थान पर पहुंचकर वैक्सीनेशन लगाना है। दूसरी डोज लगाने के लिए फिर रिमाइंडर आता है, और वैक्सीनेशन लगने के बाद ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट आपको वैक्सीनेशन का जनरेट करके मिलता है। और अभी जब मार्च के अंदर ये प्रक्रिया शुरू होगी तो आपके आधार कार्ड के आधार पर, आपके पासपोर्ट के आधार पर, आपका कोई दूसरा आइडेंटिटी कार्ड होगा, उसके आधार पर जब आप पर्टिकुलर स्थान पर जाएंगे या अपने आप को आप रजिस्टर करेंगे, उसकी सारी प्रक्रियाएं अगले 2-4 दिन में देश के सामने घोषित की जाएंगी। तो आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि भारत ऐसा काम कर सकता है। आज दुनिया के देश हमसे ट्रेनिंग ले रहे हैं कि किस प्रकार से आपने सारी चीज़ों को कंप्यूटराइज्ड ढंग से कैसे इस कोविन ऐप के ऊपर किया है, जहाँ 135 करोड़ के देश के अंदर ये करने की आप हिम्मत रखते हैं। तो अभी जो मार्च में हमारे लिए चैलेंज है, वो इस जनवरी-फरवरी के चैलेंज से भी बहुत बड़ा है, लेकिन उस चैलेंज को फेस करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। उसके लिए लगातार बैठकें हो रही हैं। मैंने उनको कहा था, राजकुमार जी को, मेरे को अभी भी 9 बजे, लेकिन जब बताया गया कि यहाँ पर सब हमारे साथी भाई बुज़ुर्ग आए हुए हैं, तो मैं आपके दर्शनों से अपने आप को वंचित नहीं रखना चाहता था, और इसलिए मैं आया हूँ। आप सभी से ये भी मेरा अनुरोध है कि जैसे ही अगले सप्ताह मार्च के अंदर ये प्रक्रिया भारत में प्रारंभ होगी, तो अपने अपने क्षेत्र में जो भी प्रक्रिया के तहत जिस उम्र के ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन लगना है, वो सब अपना वैक्सीनेशन जिस प्रकार से भी, उसमें आपके लिए ये भी सुविधा है कि आप अपने लिए स्थान को भी आप तय कर सकते हैं, अपने लिए आप टाइम भी तय कर सकते हैं, अपने लिए डेट भी तय कर सकते हैं। आप दिल्ली में नहीं हैं और आप पटना में, तो आप पटना के अंदर भी वैक्सीनेशन को जो है कंप्यूटर पे अपना स्थान चेंज कर सकते हैं। इतनी प्रकार की व्यवस्था है। तो आप सब अपना अपना वैक्सीनेशन लीजिए। इनको, सुरभि जी को आशीर्वाद दीजिए। और जिस अपील से मैंने अपनी बात शुरू की थी, ये शो पीस नहीं है, ये आपके प्राणों की रक्षा के लिए है। अगर आज डॉक्टर हर्षवर्धन 13 महीने के बाद भी इतने अस्पतालों में, इतने आईसीयू के अंदर, इतने कोविड वार्डों में कोई ऐसा स्थान नहीं जहां खतरे की चरम सीमा नहीं थी, जहां मैं ना गया हूं।
लेकिन अगर भगवान की कृपा से किसी ने मेरी रक्षा की है तो इस मास्क ने की है। और इसलिए बार बार जब मैं किसी को भी मास्क को नाक से नीचे, जैसे हमारे पंडित जी का भी अभी देख लीजिए आप, लटकाए हुए देखता हूँ तो मुझे उसके लिए डर बैठ जाता है मन में कि इसको कुछ ना हो जाए। इसलिए अभी जब तक, और ऐसे भी आपको बता दूं कि ये जो मास्क है, कोविड ना भी हो, ये देश और दुनिया के लिए शायद एक प्रकार से आने वाले वर्षों में वरदान सिद्ध हो सकता है। 2020 में बहुत सारी हमारी बीमारियां जो खांसने से, ड्रॉपलेट से एक से दूसरे पे फैलती थी, उनका इंसिडेंस बहुत कम हो गया है। जापान में आप जाएंगे तो वहाँ पर तो कोविड है या नहीं है, वहाँ पर लोग रूटीन में मास्क लगाते हैं, क्योंकि ये हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है और हमें, हमारे द्वारा दूसरे को बहुत सारी बीमारियाँ देने के लिए दूसरे को भी रक्षा करता है। इसलिए ये जो अच्छी आदत कोविड ने आपको दी है, इस आदत को गहराई और गंभीरता से लेते हुए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, 117 करोड़ लोगों के फ़ोन में फरवरी 2020 से आज तक लगातार दिन रात एक ही मैसेज हम लोग क्यों दे रहे हैं? दिमाग ख़राब नहीं है सरकार का कि बदल बदल के वही बात बार बार आपको कह रहे हैं। 10 दफ़ा फ़ोन की घंटी बजती है तो 10 बार एक संदेश दिया जाता है, वही संदेश, इसलिए कि यही संदेश सबसे बड़ी सोशल वैक्सीन है, यही संदेश सबसे बड़ा हमारा प्राणों का हितैषी और रक्षक है। इसलिए ये संदेश आपको बार बार मिल रहा है। अभी वो देखिए बहन जी जो है बिना मास्क के आराम से बैठी है। अभी मेरे कहने से उन्होंने अपनी साड़ी से नाक ढक लिया। इससे प्राण रक्षा नहीं होगी बहन जी, आप समझ लीजिए, इसको लाइटली मत लीजिए। चलिए, मेरा तो काम है, फ़र्ज़ है, बार बार 1 साल से यही काम कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के सारे देश के सामने करता रहूँगा जब तक ये ज़रूरी है। तो बहुत बहुत आपका सबका शुक्रिया। ये बैठक अभी चलती रहेगी। हमारे बड़े आदरणीय अपने महेश चंद्र शर्मा जी जैसे और भी बहुत महानुभाव यहाँ पर हैं, सब कॉरपोरेटर्स हैं। तो इसको हमारी बच्ची को जो है सब लोग बधाई और शुभकामनाएं और आशीर्वाद देंगे। इसी अपेक्षा के साथ मैं आप सबसे आज्ञा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।